तुम्हें दोबारा आपने वो ब्लॉक कर दिया होगा इसलिए। हेलो 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 सर, गुड आफ्टरनून। वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरेंद्र कुमार। आप लोग सुन रहे हैं हम लोग मुझे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप लोग यस जवाब देंगे? यस सर। यस सर। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग की इंट्रोडक्शन क्लास है। आप लोगों को आज पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग को कैसे पेपर का, यानी कि जो पेपर नंबर 9 है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर कैसे आता है, उसका क्या क्या कैसे प्लान करना चाहिए, एंड देन हम लोग चैप्टर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर 9 है। अब इसमें आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। दो पार्ट है इसमें, ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट
ऑपरेशन मैनेजमेंट 70 मार्क्स का है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स का है। अब पेपर का पैटर्न की बात करते हैं हम लोग। पेपर नंबर 9 का पेपर पैटर्न क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट का होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को यह 22 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, मैचिंग भी होगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे और एवरी क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूं। कैसे मार्क्स सिक्योर करोगे आप लोग ध्यान देना जरा। 16 मार्क्स का, सभी क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि 16 मार्क्स में हर क्वेश्चन विजिबल नहीं है। हर क्वेश्चन में पार्ट होगा। Sir, screen is not visible, sir. में ए पार्ट और बी पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट, ए बी सब में होगा। अब आप ध्यान दोगे, अगर आपको 3 क्वेश्चन इसमें करना है और मुझे अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है इसमें, मैं अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग बताता हूं कैसे आप लोग प्लान करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास नथिंग इज विजिबल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Is अगर not यह visible, ऑब्जेक्टिव sir. क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो आप 22 मार्क्स में से 20 मार्क्स को एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या यह प्रैक्टिकल होगा? हो सकता है कि एक आध प्रैक्टिकल दे दे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होता है यहां पे आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अगर ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल है तो उस केसेस में आपको बहुत क्या करना पड़ेगा, सर डीपली स्टडी करनी, यानी हर टॉपिक के बारे में थ्योरेटिकल हमें पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स होंगे, तो एक थ्योरी का पार्ट्स होगा और एक Skin is प्रैक्टिकल। not visible. ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 Is not visible, sir. Please respond.
हाँ। ऑडियो तो सभी को आ रहा है आवाज? ऑडियो है? Not visible. अब आ रहा है स्क्रीन? Sir. नो सर। स्क्रीन आ रहा है अभी? नहीं सर। नो सर।
सभी को आ रहा है? अब सभी को स्क्रीन आ रहा है? अब चलिए देखिए, अब हमने कहा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 22 मार्क्स का है। इसमें आप लोग 20 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे और एवरी क्वेश्चन है 16 मार्क्स का। इट मींस 22 प्लस 48 70 मार्क्स बनता है। लेकिन इतना तो सब 100% आएगा नहीं, तो आपको सबसे पहले टारगेट करना होगा, सबसे पहले आपको टारगेट करना होगा कि 22 में से कम 20 मार्क्स सिक्योर कर ले। 18 to 20 आप सिक्योर करोगे। कैसे करना है? एवरी चैप्टर्स में थ्योरी होता है, हर चैप्टर्स की थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल वाला चैप्टर हो, कोई भी हो, आपको पढ़ना ही होगा। तभी आप उसके पूरे के पूरे आप कॉन्फिडेंस लेवल से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा कि 2 पार्ट्स है, थियोरी एंड प्रैक्टिकल, तो थियोरी भी रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन थियोरी होगा, ए और बी, ए और बी दोनों थियोरी होगा, ये भी थियोरी है, ये भी थियोरी है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रैक्टिकल और ये भी प्रैक्टिकल, देखो जरा ध्यान से। और बी में भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल या थ्योरी, ध्यान देना आप लोग, इस तरह का होगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन फुल प्रैक्टिकल का होगा, एक क्वेश्चन फुल प्रैक्टिकल का होगा, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 3 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 5 हो, आपको एक फुल 16 मार्क्स का होगा। आपको ये सबसे पहले टारगेट करना है कि ये 16 मार्क्स मुझे सिक्योर करना है, जो फुल प्रैक्टिकल वाला है। अब प्रैक्टिकल चैप्टर्स जितने भी, और उसमें से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल फुल आने हैं। अब कौन कौन से करने हैं ये हमें सोचना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ने होंगे, यह कोई गारंटी नहीं कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 मार्क्स यहां से सिक्योर कर सकते हो। मैं 20 नहीं ले रहा हूं, मैं 18 ले रहा हूं। 18 प्लस 16 आपको गारंटी करना है, यहां हो गया 34 मार्क्स, 34 मार्क्स। अभी हमने कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 1 और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों को बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो 8 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 8 मार्क्स कहने का मतलब 8 मार्क्स का है आपका, तो थ्योरी में आपको 8 में से 8 नहीं मिल सकता है। आपको कितना मिलेगा? आपको 5 to 6 मैक्सिमम मिलेगा, और 8 में से 8 आप सिक्योर कर सकते हो। मैंने 6 नहीं ले रहा हूं, मैं 5 ले रहा हूं। 8 + 5 13, 13 मार्क्स और कितने हो गए? 47। एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है। एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मैं प्रैक्टिकल इस थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि पूरा थ्योरी इसमें मार्क्स कटेगा। ठीक है, अभी हम नहीं जा रहे, तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल और जो हमारे पास है, अगर दोनों प्रैक्टिकल आ गया तो 16 मार्क्स हम गारंटी ले सकते हैं। तो 16 मार्क्स से ले लिया, थ्योरी आ गया तो हम 13 मार्क्स ले सकते हैं, इतना हमें गारंटी रखना है। तो 13 और ले लिया, 47 और 13 कितना हो गया हमारे पास? 60 मार्क्स। 60 यानी 70 में से आप 60 मार्क्स गारंटी रूप में आप ले सकते हो, जितना मैं उसमें पढ़ाऊं, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट और आपको प्रैक्टिकल पॉइंट सभी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। आपको क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यू रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यह आपका क्वेश्चन नंबर ए आपका आएगा 6 मार्क्स का, और 12-12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको। और क्वेश्चन नंबर 9, इन्हीं 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये दोनों थ्योरी होगा, 24 मार्क्स के हो गए। अब 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अगर करना है आपको, तो आपको 24 में से मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अगर पॉइंट वाइज लिखोगे, तो आप 24 में से 18 से लेकर 20 तक सिक्योर कर सकते हो। तो मैं 20 नहीं ले रहा हूं, मैं 18 ले रहा हूं। और 6 में से आप गारंटी करना 6 ले लेना, यानी हम 5 लेते हैं 23।
मैंने 60 प्लस 23 83 आप मिनिमम गारंटी दे सकते हो। आता है मार्क्स, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 90 तक, 91 तक आता है, 99 तक अभी तक नहीं आया, लेकिन 90 एबव मार्क्स आता है। तो आप लोग थोड़ा सा प्लानिंग करोगे और उसके अकॉर्डिंगली करोगे। तो चलिए कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें ऑपरेशन मैनेजमेंट की, अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब थ्योरी का चैप्टर होगा। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, चलिए आते हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन मैनेजमेंट का, ऑपरेशन मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टडी नोट 1 है। स्टडी नोट नंबर 1, यह आप लोगों का पूरा थ्योरी है। आपको यहां से ध्यान रखना है, थ्योरी है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा थ्योरी है। अब इसमें क्या है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा इसमें स्टडी नंबर 2 में क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या अंतर है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। थर्ड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड फोर्थ हमारे पास है इसमें क्या रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये पूरी थ्योरी है, इसमें से आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोगों के दिमाग में यह आता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपको मैं बता दूं, यह जान के भी आप लोगों को हैरानी होगी, यह इंजीनियरिंग का पार्ट है। आपको प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है तो इंजीनियरिंग का पार्ट है। और आपको बता दूं कि जो बीटेक कर चुके हैं, अगर वो सीएमए करना चाहेंगे तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उनके लिए एग्जम्प्ट है। अब देखो, इंजीनियरिंग वालों का पार्ट है यहाँ पे। आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट में आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर जिस कंपनी, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे या जिस सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उस सर्विस सेक्टर में क्या क्या ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशन से रिगार्डिंग क्या क्या हमारे पास कॉस्ट है और क्या कॉस्ट को हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, यह हमारे पास डिपेंड करता है। यानी हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं पढ़ना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं पढ़ना है, प्रोडक्शन सेक्टर ही नहीं पढ़ना है, हमें सर्विस सेक्टर को भी पढ़ना है। तो हम ऑपरेशन सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं करते हैं, हम सर्विस सेक्टर में भी करते हैं। अब बैंकिंग हमारा है, बैंकिंग में हमारा क्या है, फुल्ली क्या है, सर्विस सेक्टर है। अब आप लोग बताओगे, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप लोग यह बताओगे कि होटल इंडस्ट्री, आप लोग सभी जवाब दोगे, चैट पर आके जवाब दोगे, आप लोग सभी आप लोग जवाब दोगे। होटल इंडस्ट्री क्या फुल्ली सर्विस सेक्टर है या सर्विस सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर दोनों का कंबाइन है? आप लोग जवाब दोगे फटाफट। कंबाइन है। कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है सर्विस सेक्टर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बोथ। बिल्कुल सही है, बोथ है यहाँ पे। होटल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों होता है।
अब देखोगे, अगर मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनी तो प्रोडक्शन सेक्टर है, उसमें भी सर्विस सेक्टर इंक्लूड हो जाता है, वह भी बहुत कंबाइंड है। अब हमने होटल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की अगर बात करूं, होटल इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अलग हो गया हमारा, दूसरा हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो अलग है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सर्विस सेक्टर इंक्लूड होता है। इस बात को आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? सर्विस सेक्टर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इंक्लूड होता है। जवाब दोगे आप लोग? मैं अभी चैट पे ही आप लोगों के साथ में हूं, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना है क्या चीजें हैं। बिल्कुल सही है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर्विस सेक्टर होता है। अब कहोगे कैसे? आप लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉस्टिंग में आपका सर्विस सेक्टर का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो प्रोडक्शन और सर्विस का अलग अलग आप निकालते हैं, तो सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड होता है। लेकिन सर्विस सेक्टर ज्यादा नहीं होता है। अगर 70% मैन्युफैक्चरिंग है तो 30% सर्विस सेक्टर होगा। अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, जैसे होटल इंडस्ट्री है, 70% सर्विस सेक्टर है और 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यह डिफरेंस हो जाता है। लेकिन बैंकिंग को क्या कहेंगे? प्योर प्योर सर्विस सेक्टर हो गया। इंटरटेनमेंट कंपनी, इंटरटेनमेंट कंपनी क्या है? वो अभी हमारे क्या है? प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर दोनों हो गया। मूवी बनाती है कंपनी, जब मूवी कंपनी बना रही है तो क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? प्रोडक्शन सेक्टर भी हो गया और सर्विस सेक्टर भी हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? तो इसीलिए आप लोगों को ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जनरली उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये तो स्टडी नोट नंबर 1 पूरा थ्योरी है, आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू या आपको फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आता है। स्टडी नंबर 2, स्टडी नंबर नोट 2 में, स्टडी नोट 2, स्टडी नोट नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर्स हैं। ये आपको ऑपरेशन प्लानिंग करता है, यह है ऑपरेशन प्लानिंग। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने? फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग जिसको डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। आप लोग जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बनता है, प्रैक्टिकल कहां बनेगा, थ्योरी कहां बनेगा। दूसरा है कैपेसिटी प्लानिंग, आपके बुक में है। कहोगे कि सर आप बुक का ही क्यों बता रहे हो? ठीक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल आता है। कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। थर्ड हमारे पास है प्लांट लेआउट या फैसिलिटी लेआउट या फैसिलिटी लोकेशन एंड प्लांट लोकेशन। फोर, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, सेवेंथ हमारे पास है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी।
अब आपको देखिए जरा, हमने कहा फॉरकास्टिंग, डिमांड फॉरकास्टिंग से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल है लेकिन थ्योरी भी हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। कैपेसिटी कितने तरह का होता है, कैपेसिटी कैसे प्लान करेंगे हम, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग करनी है, इसके बारे में यहां पे हम लोग को स्टडी करना है। प्लांट लेआउट या फैसिलिटी लेआउट या प्लांट लोकेशन। अब ध्यान देना, हमने कहा प्लांट लेआउट और प्लांट लोकेशन, यह भी आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों है। ऐसा नहीं है कि फुल्ली आपको प्रैक्टिकल है। अब प्लांट लेआउट और फैसिलिटी लेआउट, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी प्लांट लगाना चाहते हो तो प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले प्लांट लोकेशन तय करनी होती है कि मुझे कहां लगाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं टाटा स्टील, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहले था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, अब उसका नाम हो गया टाटा स्टील। टाटा स्टील की जो प्लांट है वह कहां है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में ही क्यों लगाया गया? तो लोकेशन तय करने के लिए कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वह रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। हमें लोकेशन ऐसा तय करना चाहिए कि जहां पे मेरे पास रॉ मटेरियल मिल जाए। अब टाटा स्टील है, टाटा स्टील का अगर आयरन ओर्स को आयरन स्टील में कन्वर्जन करना है तो आयरन ओर्स भी नजदीक ही मिलता है आपको। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आसपास में आयरन ओर्स का आपका क्या है, माइंस है। और कोयला चाहिए पिघलाने के लिए, तो उसको मेल्ट करने के लिए कोल चाहिए, तो कोल ऑलरेडी झारखंड रिच है, कोल रिच है, तो वहां से उसके मटेरियल आसानी से मिल जाता है। मार्केटेबिलिटी थी उस वक्त मार्केट कोलकाता था, तो जमशेदपुर और कोलकाता से नजदीक था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लांट लोकेशन को तय करता है, और जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसकी पूरी डिटेल्स में आएंगे। तो प्लांट लोकेशन तय करने के लिए हमें यह सोचना है कि हमें कैसे प्लांट कौन सी जगह पे लोकेट करना चाहिए, जहां आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम आएगा, वहीं तो आप करोगे। जब आप प्लांट लोकेशन तय करते हो ना, तो आप यह भी डिसाइड करते हो कि कितनी क्वांटिटी तक के लिए मेरा कौन सा लोकेशन बेस्ड है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर मान लो दिल्ली में आप एक प्लांट लोकेट करते हो, एक गाजियाबाद में आप लोकेट करते हो, और एक आपके पास फरीदाबाद है, मैंने तीन अलग अलग स्टेट लिए। दिल्ली में फिक्स कॉस्ट अधिक है, गाजियाबाद में फिक्स कॉस्ट अलग हो गया, फरीदाबाद में फिक्स कॉस्ट अलग हो गया। फिक्स कॉस्ट ही अलग हो गया तो प्रोडक्शन रेंज की जो कॉस्ट होगी वह भी डिफरेंट होगी। आप लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट, इन डिफरेंस पॉइंट जो आप कहते हो, कितनी क्वांटिटी पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली भी हमें इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना होगा कि मेरी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी क्या है। देख रहे हो ना ऊपर मैंने क्या लिखा? प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी, इसलिए कैपेसिटी को पहले प्लान करना है, और प्लान करने के बाद मुझे प्लांट लोकेशन तय करने होंगे। प्लांट लोकेशन तय करने के बाद आप प्लांट लेआउट तय करोगे। लेआउट कहने का मतलब आप एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे। ऑन पेपर आप तैयार करते हो लेआउट कि कौन सा डिपार्टमेंट, जहां पे हमने जमीन या लैंड एक्वायर किया है, उस लैंड में कौन सा डिपार्टमेंट कहां मुझे लोकेट करना चाहिए। आप लोग कभी भी, अगर आप लोगों को प्लांट घूमने का मौका मिले, तो आप कभी भी देखना लेआउट उसके बाहर लगा हुआ होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहां पे होता है। तो लेआउट मतलब एक स्ट्रक्चर। आप घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले भी लेआउट तैयार होता है कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा।
ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरी है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, आपको कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो भी थ्योरी की थ्योरेटिकल पार्ट है। ये सारे दोनों हमारे पास थ्योरी है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आप लोग ईओक्यू पढ़ते हो, वह आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, यह इसमें आता है। तो ये है स्टडी नोट 2 का ब्रीफ। अब आते हैं स्टडी नोट नंबर 3 का ब्रीफ पे आते हैं। स्टडी नोट नंबर 3 में सबसे पहला हमारे पास है प्रोडक्शन डिजाइन। आप ध्यान दोगे जरा, प्रोडक्शन डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, थर्ड हमारे पास है प्रोसेस प्लानिंग, फिफ्थ हमारे पास है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिफ्थ हो गया हमारे पास प्रोसेस सिलेक्शन। अब देखो कि अब स्टडी नोट नंबर 2 क्या कहता है, सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन डिजाइन, आपको पहला क्या करना पड़ेगा, किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है। प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, और दूसरा इसमें होता है फॉर्म डिजाइन। फंक्शन डिजाइन मतलब जो प्रोडक्ट मैं प्रोडक्शन करने जा रहा हूं उसका वर्क क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। अब मोबाइल है, मोबाइल अगर मैं यूज करता हूं तो मोबाइल का फंक्शन क्या है, उस फंक्शन कैसे फंक्शन करेगा उसके लिए वह डिजाइन तैयार की जाएगी। वर्क कैसे करेगा, दैट इज द फंक्शन डिजाइन। फॉर्म डिजाइन, बाहर का आउटलुक देखने में कैसा लग रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए हमें फंक्शन डिजाइन और फॉर्म डिजाइन देखना पड़ता है। तो इसके आधार पर हम प्रोडक्शन डिजाइन करते हैं। उसके बाद प्रोसेस, आप प्रोडक्ट डिजाइन कर लोगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्शन डिजाइन है, तो वह प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोसेस से पास होता है। सिंपल सी बात है, मान लो कि मैं एक सिंगल सी बात करूं, चीनी का प्रोडक्शन, चाहे आयरन एंड ओर्स का प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन। एक छोटा सा बात करता हूं, प्रोडक्शन डिजाइन में अगर बात करते हैं और उसी के आधार पर प्रोसेस डिजाइन पे आओगे, तो अगर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन, तो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन के लिए आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, आयरन एंड ओर्स माइन से हमने उसको क्या किया, निकाला। तो माइन से निकालने के बाद जब वह आएगा फैक्ट्री में, प्लांट में आएगा, तो उसके आउटर लेयर पे हमारे क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज, मिट्टी धूल जो भी होता है वो भरा हुआ होता है। तो सबसे पहले उसको हाई प्रेशर वाटर से वॉश किया जाता है। तो पहला वॉशिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद उसे क्रैश की जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ा चट्टान हो, तो क्रैशिंग प्रोसेस होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, अब उसको मेल्ट करोगे, तो मेल्ट कहां पे की जाएगी, तो मेल्ट करने का जो नाम है उसका है, जहां पे हम लोग मेल्ट करते हैं उसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट में, ब्लास्ट फर्नेस। यह यूज होता है आयरन एंड ओर को कन्वर्ट करने के लिए, आयरन ओर्स को आयरन एंड स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, पिघलाने का यहाँ पे काम होगा फर्नेस में, भट्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं भट्टी। तो ब्लास्ट फर्नेस है, तो ब्लास्ट फर्नेस में हमने क्या किया, उसे पिघलाया, और पिघलाने के बाद जब वह मोल्टेन शेप में आता है तो डिफरेंट शेप एंड साइज में उसको कन्वर्ट की जाती है।
तो ये प्रोसेस डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग, मतलब आप जो आपने डिजाइन कर रहे हो उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, ये ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आज के डेट में नॉर्मली आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होता है, कितने दिनों तक चलेगा ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करते हो तो आपका वह पुराने प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है। जैसे मारुति 800, मैं बात करूं मारुति 800 का, तो मारुति 800 तो बहुत सालों तक मारुति कंपनी ने इसको सेल किया। अब कंपनी ने देखा कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस करके जो कस्टमर मारुति 800 परचेज कर रहा था उसके लिए ऑल्टो 800 निकाल दिया। अब जो कस्टमर मारुति 800 परचेज कर रहे थे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके मारुति ऑल्टो 800 निकाला गया, तो मारुति 800 वाले जो सेगमेंट जो सेक्टर वाले कस्टमर थे वह ऑल्टो 800 पे जाने लगे। ऑल्टो 800 पे जाने के कारण क्या हुआ, मारुति की सेल डाउन होती चली जा रही, धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि एक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि एक समय के बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा तो पुरानी प्रोडक्ट को हमें हटानी पड़ती है, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देखना होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन फेज होता है, दूसरा ग्रोथ फेज होता है, तीसरा मैच्योरिटी फेज होता है, और चौथा होता है आपका डिक्लाइनिंग फेज। यानी जब प्रोडक्ट नया होता है तो इंट्रोडक्शन फेज पे होता है, धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इंट्रोडक्शन फेज पे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है क्योंकि हायर इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। लेकिन जैसे ही आपका ये ग्रोइंग फेज पे आता है तो कंपनी वह प्रोडक्ट प्रॉफिट देना शुरू करती है, और हायर प्रॉफिट कहां पे होगा, मैच्योरिटी फेज पे, और मैच्योरिटी के बाद में वह डिक्लाइनिंग फेज पे चला जाता है। यह भी हमें थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ना है। और उसी तरीके से आपको प्रोसेस सिलेक्शन, आपको क्या क्या प्रोसेस सिलेक्शन करना है, आपको मशीनिंग प्रोसेस होगा, कन्वर्जन प्रोसेस है, या आपको फॉर्मिंग प्रोसेस है, कैसे होगा। एक होता है फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब फ्रेम में अगर ढांचे में डालना और उसके बाद मशीनिंग प्रोसेस करना, तो कैसे कौन कौन से प्रोसेस हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है, दैट इज द प्रोसेस। यानी कि स्टडी नोट नंबर 3 में जो इसको हम कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, यह हमारे पास है, कैसे हम सिस्टम तैयार करें। इसके बाद आता है आपको स्टडी नोट नंबर 4। स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर 4 में क्या कहता है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यह है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला थियोरेटिकल आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोल देते हैं। आपको अगर हो सकता है कि इत्तेफाक से एब्रीविएटेड वर्ड उठा के दे दिया, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, पहला चैप्टर थियोरेटिकल है हमारा। दूसरा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड वर्क स्टडी। थर्ड है इसमें असाइनमेंट टेक्निक, जिसमें मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग। मैं ब्रेक करके इसको लिखता हूं क्योंकि चैप्टर वाइज है, असाइनमेंट एलोकेशन है, यहाँ आपके मॉड्यूल में होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लीनियर प्रोग्रामिंग। असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, क्विंग थ्योरी, यह आपका स्टडी नोट नंबर 4 में है, क्विंग थ्योरी या क्विंग मॉडल। अब देखोगे इसमें क्या क्या चले, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का है। तो पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मैं पूरी थ्योरी आपको पढ़ना है कि पीपीसी क्या होता है, कितने तरह का प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव है, और
क्या स्टेजेज हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, क्या फंक्शन है, यानी हमें इसका डेफिनेशन, टाइप्स, आपको स्टेजेज, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, और फंक्शन से आपको आएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, फुल फ्लेज क्वेश्चन हो सकता है आपको 8 मार्क्स का। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी, वर्क स्टडी। अब देखो कि टाइम स्टडी क्यों पढ़ना है। आप लोग कॉस्टिंग में भी टाइम स्टडी पढ़े हो, आप वेजेज पढ़े हो, वेजेज यानी लेबर वाले चैप्टर में आप लोग टाइम स्टडी पढ़ते हो, क्योंकि देखते हो वहां पे इंसेंटिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, इंसेंटिव सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, टाइम स्टडी करना पड़ेगा। टाइम स्टडी क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कर सकते हो, उनके जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कितना वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली से आप इंसेंटिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यह टाइम स्टडी के अंदर में आता है। आप लोग पढ़े होंगे टेलर सिस्टम, FW टेलर ने जो टेलर सिस्टम पढ़ते हैं वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो इस चीज में आप लोगों को ध्यान रखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, यह सारे हमारे पास यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो हमने स्टडी मटेरियल में जो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो यहाँ पे टाइम स्टडी मोशन स्टडी है, इसमें आपको यह थ्योरी है यूनिट नंबर 4 में, लेकिन यही टाइम स्टडी मोशन स्टडी का आगे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में दे देता है। तो मैं कराऊंगा आपको, यह चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगा, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें आपको थ्योरी का डेफिनेशन, फॉर्मेशन यानी फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, और उसके बाद प्रैक्टिकल पे आते हैं हम लोग। यह प्रैक्टिकल है, इसमें से आपको प्रैक्टिकल आता है। असाइनमेंट चैप्टर, यह भी प्रैक्टिकल है, इसमें से पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको प्रैक्टिकल है, आपको क्वेश्चन आता है। अगर असाइनमेंट का आया तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आया तो असाइनमेंट नहीं आएगा। सिमुलेशन, दिस इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल, यह हमारा प्रैक्टिकल आएगा। स्ट्रिंग थ्योरी, दिस इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। थ्योरी कहाँ आएगा इसमें से, ये इस थ्योरी के लिए MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल मेथड होता है, ये चीजें, ये 4 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, 4 चैप्टर ये आपको फाइनल में भी है। आपको ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, ये OR का पार्ट है, यह ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है, यह आपको फाइनल में भी आता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लोगे तो आपको फाइनल के लेवल तक का आप लोगों को टच हो जाता है। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन करेंगे, देन प्रैक्टिकल इस पे क्वेश्चन करेंगे। और असाइनमेंट मेनली क्या होता है, मान लो 4 वर्कर्स हैं, 4 जॉब्स हैं, किस वर्कर को कौन से जॉब अलॉट की जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगला हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या कहता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री है और 3 डिपो है, किस फैक्ट्री से किस डिपो पे कितनी यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाए, तो इस तरह का हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है। सिमुलेशन, आप लोग ध्यान दोगे, सिमुलेशन मॉडल क्या कहता है, सिमुलेशन मॉडल क्या कहता है, सिमुलेशन मॉडल में मान लो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है सिमुलेशन मॉडल। आपने ब्रिटानिया कंपनी का नाम सुना होगा, क्या ब्रिटानिया कंपनी ब्रेड बनाती है, ब्रेड बनाती है। कंपनी ने क्या किया, मंडे को प्रोडक्शन किया 250 यूनिट, डिमांड 250 यूनिट था। कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी उसने 250 यूनिट किया और डिमांड भी उसके पास 250। ट्यूसडे को
वो अपना पैटर्न है कि उसको 250 बनाने हैं। 250 यूनिट अगेन ट्यूसडे को बनाया, उस दिन 200 का ही डिमांड रहा, 50 यूनिट स्टॉक बच गया। यह स्टॉक रीसेल नहीं होगा क्योंकि हमारा ब्रेड पेरिसेबल नेचर है, नेक्स्ट डे ट्रांसफर नहीं करेंगे। यह हमारा अनसोल्ड स्टॉक, यह पेरिसेबल नेचर के कारण इसे हम नहीं बेचेंगे, यानी 50 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास वेडनेसडे फिर 250 यूनिट बनाया, उस दिन 300 यूनिट की डिमांड आ गई। अब देखो जरा, अब बनाया कितना, 250 और 300 का डिमांड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे 300 का डिमांड हो गया। अब देखोगे 50 यूनिट उसने डिमांड फुलफिल नहीं किया, तो दिमाग में आएगा कि यार 250 से 300 यूनिट बना दिए होते तो मेरा पिछला जो लॉस था वह कवर हो जाता। तो सिचुएशन क्या बना, सिचुएशन यही बन रहा है ना कि प्रोडक्शन आपके कंट्रोल में है लेकिन डिमांड आपके कंट्रोल में नहीं है। एक सर्टेन हो गया और दूसरा अनसर्टेन हो गया। अनसर्टेन और सर्टेन फैक्टर्स के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशंस डेवलप की जाए और उस मैथमेटिकल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव डेवलप की जाए, तो जो आप रिलेशन डेवलप करोगे उस मॉडल को सिमुलेशन मॉडल कहते हैं। तो आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे, सिमुलेशन मॉडल। स्विंग थ्योरी बहुत कॉमन चीज है, कॉमन है यार। बैंक जाते हो, आप क्यू में आते हो, आपको कितना समय लगेगा, कितने लोग वेट करेंगे, इसके बारे में क्विंग थ्योरी में पढ़ते हैं हम। तो ये क्विंग थ्योरी इसमें हमारे पास स्टडी नोट नंबर 4 में था। स्टडी नोट नंबर 5 में अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट है स्टडी नोट नंबर 5। तो इसमें आपको प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, मेजरमेंट ऑफ कैसे हम प्रोडक्टिविटी को मेजरमेंट करेंगे। दूसरा टीक्यूएम, इसका टूल्स और उसका सर्टिफिकेशन कैसे हम लेंगे। और थर्ड है आईएसओ, यानी हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ 2000, आईएसओ 9000, ये सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज इसमें क्या है, आपको थ्योरी ज्यादा है, का भी कुछ पार्ट है। हमें प्रैक्टिकल में क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना होगा। और इसी चैप्टर में आप लोगों को जो आपका मॉड्यूल है टाइम स्टडी का भी क्वेश्चन इसी में दे दिया है, तो हम लोग वहां करेंगे। टाइम स्टडी जब पढ़ रहे थे वहां पे करेंगे। तो स्टडी नोट नंबर 5 में था। अब आते हैं स्टडी नोट नंबर 6। स्टडी नोट नंबर 6 या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसमें आपको PERT CPM पढ़ना है, क्रैशिंग पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रखना है। गैंट चार्ट पढ़ना है और प्रोजेक्ट प्लानिंग करना है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जानते हो आप लोगों को, फाइनल में भी है ऑपरेशनल रिसर्च में। आपको जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसी में आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। मतलब ओएम का 4 चैप्टर आप लोगों को, 5 चैप्टर आप लोगों को। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोगों को सीपीएम PERT बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल आता है और थ्योरी एमसीक्यू के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। और क्वेश्चन नंबर स्टडी नोट नंबर 7, स्टडी नोट नंबर 7 यह है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, यानी कि इसको कह सकते हैं हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेंटेनेंस मैनेजमेंट।
आपके बुक में लिखा हुआ होगा इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको मेंटेनेंस मैनेजमेंट होगा, दूसरा होगा हमारे पास रिप्लेसमेंट थ्योरी। अब देखो मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप मशीन यूज करोगे तो उसको मेंटेनेंस कब करानी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग है यहाँ पे, आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि कब मुझे मेंटेनेंस करानी चाहिए, कौन सी मेंटेनेंस करानी चाहिए, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करानी चाहिए या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करानी चाहिए। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराएं तो कब कराएं, और इसके बारे में जो पॉलिसी मेकिंग होगी वह मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर होगी। इसमें आपको थ्योरेटिकल, थ्योरी में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। जहां पे मेंटेनेंस मैनेजमेंट का काम खत्म होता है वहां से रिप्लेसमेंट होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि मेंटेनेंस कराने के बावजूद मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, रिड्यूस कर रही है, तो क्या होगा, रिड्यूस होने का मतलब प्रोडक्शन कम होते जा रहा है ड्यू टू मेंटेनेंस कराने के बावजूद, तो उस मशीन को मुझे क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। रिप्लेसमेंट थ्योरी बेसिकली कंसर्न है सिचुएशन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स ड्यू टू द डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आफ्टर मेंटेनेंस। यानी मेंटेनेंस कराने के बावजूद भी अगर कोई भी मशीन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज ही करता चला जाएगा, दैट इज अ रिप्लेसमेंट थ्योरी। मेन इसी में है मेंटेनेंस मैनेजमेंट और रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर ही। जब आप पूरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में रूटीन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, आपको शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आपको इसी में पढ़ेंगे। तो ये आपको ओएम के 7 पार्ट्स हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आता है। आप लोग ध्यान रखना, आपको इस यूनिट से एक प्रैक्टिकल आएगा, चाहे आपको रिप्लेसमेंट से आए तो मेंटेनेंस नहीं आएगा, मेंटेनेंस आएगा तो रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया किसका, ओएम का पार्ट। अब आते हैं एसएम का पार्ट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, क्यों पढ़ाया गया भाई, आज के डेट में बिजनेस कंपटीशन है, तो बिजनेस कंपटीशन करेंगे, आप कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट के लिए आपको ब्रांडिंग करना होगा। आपके कॉम्पिटिटर से लड़ना है तो कॉम्पिटिटर से कैसे लड़ोगे, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, टेक्निक, बंडल ऑफ टेक्निक। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में compete करते हुए एक ब्रांड प्रोडक्ट बनाओगे, इसके बारे में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो इसमें स्टडी नोट नंबर हमारे पास है 8, जिसमें हमारे पास मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव है। स्टडी नोट नंबर 9 में आपको है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या करते हो आप, सिचुएशनल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, पोर्टफोलियो एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और 30 मार्क्स में से आप 6 मार्क्स का अगर क्या है एमसीक्यू है तो 24 मार्क्स का आपको क्या होगा, थ्योरी क्वेश्चन होगा। तो 6 में से आप कम से कम 4 to 5 मार्क्स सिक्योर करो और 24 में से 18 to 20 आप सिक्योर करने की कोशिश करोगे तो गारंटी है आप 90 तक जा सकते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज तो मैंने मैक्सिमम टाइम आप लोगों का
यहाँ पे इसकी प्लानिंग और उसके ब्रीफली बताने के लिए किया था, लेकिन अब हम लोग चलेंगे चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर्स कराने जा रहा हूं। मैं आसान चैप्टर नहीं ले रहा हूं ताकि आप लोगों को ये हो कि सर ने ऐसा चैप्टर छोड़ दिया। सबसे पहला चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल आएगा, और इसमें प्रैक्टिकल जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग थियोरेटिकल चैप्टर्स पे आ जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं बता दूंगा, छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, इसके जैसे ही पार्ट हम पढ़ा देंगे, इसको स्टडी कर लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को आगे पूरा ओवरऑल समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग लिखते चलेंगे साथ के साथ। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन, आप लोग को अगर डाउट हो किसी चीज के बारे में अभी तक जो हमने किया के बारे में, अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। हम लोग चैप्टर अब शुरू करने जा रहे हैं। कुछ का आया है फर्स्ट क्लास है। Yes, आज फर्स्ट क्लास है। आज फर्स्ट क्लास है आप लोगों का। हाँ बोलिए गीता जायसवाल, आपको कोई डाउट है बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टी भाई, आप लोग थोड़ा सा नाम अपना सही कर लें। आपका डाउट क्या है आप लोग पूछें। वे में से कितने में पूरा होगा। वे में से अभी तो क्लासेस शुरू ही है, हम जल्दी खत्म करेंगे। जितनी क्लासेस अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, पूरा दिन उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ये सब क्वेश्चन अभी मत पूछिए आप लोग, अभी पढ़ लीजिए। अभी हम लोग शुरू किया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग। अनीता, यस दिस इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब। अभी हम सारी डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक चीज आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ है और सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं पहले डिफाइन कर दूं आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है इसके बारे में डेफिनेशन से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। चलिए आप लोग लिखते चलेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कहीं पे आपको एलपीपी वर्ड अगर यूज होगा तो इसका मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ
mathematical technique to solve the various problem like manufacturing of product mix, diet problem, investment problem, advertisement problem, and transportation problem. Like, transportation problem to obtain the objective, by optimum utilization of resources, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या कहेगा? आपको कहेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक या क्वांटिटेटिव टेक्निक। आपको यह वर्ड ध्यान रखना है, मैथमेटिकल टेक्निक या क्वांटिटेटिव टेक्निक, मैथमेटिकल मॉडल या क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल मॉडल भी कह सकता है, ये ध्यान रखना है। Which of the following is the mathematical technique to solve the problem like product mix? आपको ऑप्शन में लीनियर प्रोग्रामिंग वर्ड होगा। प्रोडक्ट मिक्स एक बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम। वेरियस प्रॉब्लम में पहला मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वह दो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना चाहती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट मिक्स बनाना चाहती है, तो कितना ए बनाए और कितना बी बनाए। इसके लिए अगर जो हम इस तरह के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करें और यह प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकली की जाए, तो वह लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जा सकता है। दूसरा डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम क्या होगा? अब मान लो कि डाइटिशियन फूड बनाती है, डाइटिशियन फूड बनाते हैं और उस फूड की कॉस्ट होती है, और डाइट में हमारे पास विटामिन कंटेंट होता है, प्रोटीन्स कंटेंट होता है, कितना विटामिन की रिक्वायरमेंट है, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कितनी फैट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली फूड प्रिपेयर करते हैं। तो कितनी फूड हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर यह प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके अगर हम इसको सॉल्व करें, दैट इज आल्सो द कॉल्ड डाइट प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। अगर कोई भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, आप मान लो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपीस को आप क्या करना चाह रहे हो? इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा, आप शेयर में करोगे, म्यूचुअल फंड में करोगे, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो सारी चीज तो आपकी ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, कितना प्रोडक्ट ए और कितना प्रोडक्ट बी बनाया जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है। डाइट प्रॉब्लम में कितना फूड 1 और कितना फूड 2 परचेज करें जिससे कि मेरी कॉस्ट कम लगे और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व होगा। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में भी ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट? मैक्सिमाइज योर रिटर्न। आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करोगे,
दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम, आप कहोगे कि सर एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? इसको भी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट होगा एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम? मान लो कोई भी आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको एडवर्टाइज कराना है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट फिक्स करोगे आप। बजट फिक्स करने के बाद बजट फिक्स करने से पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कौन कौन से मीडिया सिलेक्शन में जाना चाहिए, किस मीडिया में मुझे एडवर्टाइज कराना चाहिए। बजट हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली आप मीडिया सिलेक्ट करोगे, किस मीडिया में कितना मुझे एडवर्टाइजमेंट कराए कि मेरा प्रोडक्ट के बारे में जो रीचनेस हो, अवेयरनेस हो, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे और मेरी बजट के अंदर भी हो। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। Transportation is also the special type of linear programming. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखोगे, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं प्रोडक्ट मिक्स का। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी बनाती है। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल, लेबर लगता है। रॉ मटेरियल मान लो 5 kg पर यूनिट, एक यूनिट में 5 kg लगता है प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में 3 kg पर यूनिट। लेबर 2 आवर्स पर यूनिट और 4 आवर्स पर यूनिट हमारे प्रोडक्ट बी में। लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल, लेबर तो रिसोर्सेस हैं, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबल कितना है? मेरे पास 500 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है और 100 घंटे हमारे पास क्या है, लेबर अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट को मैं बनाऊं तो मेरा प्रॉफिट होता है 4 रुपीज पर केजी और 5 रुपीज पर केजी। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या अराइज होगा कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं, प्रोडक्ट ए बनाऊं या प्रोडक्ट बी बनाऊं। कहोगे आपकी सर प्रोडक्ट बी बना लो क्योंकि 5 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्रोडक्ट बी बनाने से हम कैसे डिसाइड कर लें कि प्रोडक्ट बी पे ही प्रॉफिट हो जाएगा? अब देखोगे अगर मैं प्रोडक्ट बी बनाता हूं तो मेरे पास बनेगा कितना, हमें इन दोनों के आधार पे देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है और लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो लेबर के अनुसार देखोगे तो आपके पास 25 यूनिट ही बनेगा, क्योंकि 4 घंटे बी में लगता है और 100 घंटे अवेलेबल है 25 यूनिट। और मटेरियल के अनुसार आपको कितना है, तो आप दोनों को अगर कंबाइन देखोगे तो आपको 25 आवर्स का आता है। तो इस तरह का आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो इतना लंबा रिसर्च से बचने के लिए क्या करना है, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या है, इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दिस इज द प्रॉफिट है जो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एंड दिस प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नंबर ऑफ यूनिट बी, कितना ए का प्रोडक्शन करें, कितना बी का प्रोडक्शन करें। अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करूं, हो सकता है कि मेरा ए 0 आ जाए, मतलब ए का प्रोडक्शन नहीं करूं, बी पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, या बी को प्रोडक्शन नहीं करूं, एक पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या हो सकता है कि दोनों को कंबाइन करूं तो मेरा प्रॉफिट होगा। तो कौन सी कॉम्बिनेशन पे प्रॉफिट होगा, इस तरह के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के जो प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स। इसी तरीके से आपको डाइट का होगा, इसी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम होगा, इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम होगा। अब इसी प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। आप लोग हेडिंग डालोगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, हेडिंग डालोगे फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
सबसे पहला, कोई भी प्रॉब्लम को, अगर आपके पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए आपको स्टेप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है? फॉर्मुलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल कन्वर्जन दैट इज अ फॉर्मुलेशन। अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करूं, दैट कन्वर्जन इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन। Formulation first is identify the objectives. Identify the objective. ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रख लो। विदाउट आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव वी कैन नॉट फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में बी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। कहां से? देर में कॉल करें। ऑब्जेक्टिव में भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन। और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करते हैं, डिनोटेशन ध्यान रखना है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इट इज डिनोटेड बाय जेड। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंगली आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो तरह का प्रोडक्ट बना रही, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल और लेबर का यूटिलाइजेशन कर रही है, और प्रोडक्ट ए और बी बनाकर बेचने में प्रॉफिट 4 रुपीज का और 5 रुपीज का है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दिस इज द आइडेंटिफाई, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। आपको कॉस्ट होगा तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट में मैक्सिमम कितने लोगों के पास रीचनेस है, उसके अकॉर्डिंगली। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न होगा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीजें हमें देखना होगा, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ऑब्जेक्टिव जिस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव जिस पे डिपेंड करेगा वो हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा। जैसे अब आप देखो, आपका प्रॉफिट क्या है? ए पे 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और बी को बेचने में आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर मैंने कहा कि यह प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस प्रॉफिट यानी टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। अब अगर मैं ए का 1 यूनिट बनाऊं, अगर ए का 1 यूनिट बनाऊं, अगर ए का 1 यूनिट बनाऊं और बी का भी 1 यूनिट बनाऊं, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 4 + 5 9 हो जाएगा। अगर ए का 2 यूनिट्स बनाऊं और बी का 1 यूनिट बनाऊं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 8 + 5 कितना हो गया? 13। अगर ए का 1 यूनिट बनाए और बी का 2 यूनिट बनाए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4 + 10 14। देख रहे हो, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हमारा ए और बी वेरी कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट पे चेंज जा रहा है। यानी दिस टोटल प्रॉफिट विल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। इसी पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी विल बी टेकन एज ए वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी कितनी क्वांटिटी में हम कंसीडर करें, दैट इज अ
वेरिएबल। थर्ड, वेरिएबल शुड नॉट बी, सॉरी, थर्ड हमारे पास क्या हो गया? आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कहता है? लिमिटिंग फैक्टर्स। अब आप आ जाओ एग्जांपल पे। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स में अगर हम आते हैं, अब देखोगे objective depends on number of units of A and number of units of B, and number of units of A and number of units of B will depends on how much quantity available raw material and how much quantity available labor। लेबर और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इसी को तो यूटिलाइजेशन करना है। दिस इज द रिसोर्सेस, यानी हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या हो गया? रिसोर्सेस हो गया। रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, यानी कंस्ट्रेंट क्या होगा? कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या हो गया? रॉ मटेरियल एंड लेबर, यानी नंबर ऑफ, यानी वेरिएबल्स जिस पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना बड़ा वो है, वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कंस्ट्रेंट होगा। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट, यानी कि देखोगे जरा, बड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्टिव जिस पे डिपेंड कर रहा है वह कहा जा रहा है वेरिएबल, और वेरिएबल जिस पे डिपेंड करेगा उसे हम कहते हैं कंस्टेंट। और डेफिनेशन में क्या हमने लिखा है? अब देखोगे, ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन वेरिएबल एंड वेरिएबल डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रेंट्स, यानी ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन कंस्टेंट। होगा कि नहीं हो गया? तो यह डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो डेफिनेशन में भी मैंने लिखा है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? Linear programming is a mathematical technique to solve the various problems like manufacturing of product mix to obtain the objective by optimum utilization of resources। अब जरा डेफिनेशन को अगर आते हैं तो इसी डेफिनेशन से आपको फॉर्मुलेशन भी आ जाएगा। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए कितना प्रोडक्ट ए और कितना प्रोडक्ट बी बनाई जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, यही तो हमारे पास कहता है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, मतलब कंस्ट्रेंट का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए कितना प्रोडक्ट ए, कितना प्रोडक्ट बी, कितना वेरिएबल्स बनाई जाए जिससे कि मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, यही तो स्टेप्स बता रहा है फॉर्मुलेशन का। तो डेफिनेशन से ही हम लोग स्टेप्स निकालते हैं। तो यह हमारे पास क्या हो गया? यह 3 स्टेप्स हमारे पास। फोर्थ स्टेप आपको भूलना नहीं, वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव। वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव, वेरिएबल निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी क्या होगा? निगेटिव होगा क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी कैन नॉट बी निगेटिव। आपको वेरिएबल निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं नॉन निगेटिविटी कंडीशन। आप लोग ध्यान रखना, नॉन निगेटिविटी कंडीशन या रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन मतलब वेरिएबल निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो वेरिएबल निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे वेरिएबल निगेटिव नहीं होगा। यह ध्यान रखते हुए आपको कह सकता है कि इन विच मॉडल्स नॉन निगेटिविटी ऑफ वेरिएबल्स इज अप्लाइड। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट जो भी नाम दे दे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में निगेटिविटी का, नॉन निगेटिविटी कंडीशन इन द वेरिएबल्स आता है। ये आपको ध्यान रखना है। या 4 स्टेप्स है, तो या 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फॉर्मुलेट करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में फॉर्मुलेशन से आता है, इसलिए हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे। अब आप लोग किसी को भी डाउट बताओगे? किसी को डाउट? स्टेप 2,
सुमंत आप देखोगे स्टेप 2 हमने क्या लिखा है, आप जरा स्टेप 2 पे देखोगे, वेरिएबल, आइडेंटिफाई द वेरिएबल। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहा हूं तो उसमें मेरा वेरिएबल यानी ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास हमने जो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट दिया हुआ है किसका, ए का पर यूनिट दिया हुआ है 4 रुपीज पर यूनिट और 5 रुपीज पर यूनिट। ए 1 यूनिट ए बनाने का 4 रुपीज का है प्रॉफिट हो रहा है और बी में 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ए को मैं चेंज करता हूं, ए वेरी करता है तो हमारा टोटल प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। यानी ए और बी पे डिपेंड करता है क्या, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। तो ए और बी पे ऑब्जेक्टिव डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे। तो ए और बी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब बताइएगा आप। आज अभी फर्स्ट चैप्टर है, आज अभी फर्स्ट चैप्टर है गीता। किसी को डाउट? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब आगे की बात अगर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, 9873088920। आप व्हाट्सएप कर दोगे, व्हाट्सएप करना आप और नाम लिख देना और अपना जो होगा NIRC लिख दोगे। जो भी डाउट होगा मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। और हम लोग जो चैप्टर चल रहे हैं, हम लोग का चैप्टर है ये स्टडी नोट नंबर 4 से है, स्टडी नोट नंबर 4 से है। उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे, तो हम आप लोगों को चैप्टर्स बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद असाइनमेंट वगैरह शुरू करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।